हेलो स्टूडेंट्स। तो अब मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में ही बना दिया है चैप्टर के बुलेट पॉइंट्स जो मैं अपने बुक में लिखती हूँ, और आप उसको अपने बुक में नोट डाउन भी कर सकते हो, या जब चाहिए तब आप ये यूट्यूब का वीडियो है वो रिफ़र कर सकते हो। 2-3 बार बैक टू बैक सुनोगे तो आधा आपको लर्न हो जाएगा, बाकी बुक से थोड़ा सा टेक्निकली लर्न करोगे तो बहुत ईजी लगेगा एसपी। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हमारा क्या होना चाहिए, 12th में मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं। ऑफकोर्स मार्क्स मैटर नहीं करता, बट मार्क्स ओरिएंटेड होते हैं, हमें अच्छी कॉलेज मिलती है और कॉलेज में अच्छा क्राउड मिलेगा, अच्छे टीचर्स मिलेंगे, जैसे मार्क्स वैसी कॉलेज। सो ऑफकोर्स फिलहाल थोड़ा मार्क्स ओरिएंटेड होकर हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आएगा एग्जाम में, वो मैंने बाइफिकेशन बताया है। लाइक एग्जाम्पल चैप्टर 1 2 3 4 5 चैप्टर में से क्या आएगा और उसके विथ ऑप्शन कितना आएगा ऐसे। तो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं कि किस चैप्टर में से क्या आ सकता है। लाइक चैप्टर 1 2 3 4 5 में से लॉन्ग आंसर्स आने के मैक्सिमम चांसेस है। 6 7 8 इज़ टोटली लेटर्स, सबको पता है। अब 9th चैप्टर में से 7 मार्क्स आने वाला है कंपलसरी में, और ऑप्शन के साथ 11 मार्क्स का, मतलब इसमें से लॉन्ग आंसर्स के चांसेस 0 है। तो वैसे हम थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हैं कि किस में से जस्टिफाई आएगा, कहाँ से केस स्टडी आ सकता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स एंड पैटर्न ऑफ पेपर। टोटल 80 मार्क्स का जो पैटर्न ऑफ पेपर है वो आपका क्या रहेगा, 80 मार्क्स का रहेगा। 20 मार्क्स आपके कॉलेज से रहेंगे इंटरनल्स। तो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं वो हर बार चेंज होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहती है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट होता है 2-2 मार्क्स का। डिस्टिंग्विश 4 मार्क्स का आता है, जिसके लिए 6 पॉइंट्स लिखना होता है। 4 मार्क्स मतलब 4 पॉइंट्स नहीं होता है, जिनको 90+ लाना है, समझ के लो। लेटर्स का फॉर्मेट फिक्स ही लर्न करना है, सिर्फ बॉडी ऑफ लेटर चेंज करते रहेंगे हम लोग, और सारे तीनों चैप्टर नहीं पढ़ने चाहिए। तो वो आगे मैं आपको बताऊँ कि कैसे पढ़ना है। नेक्स्ट 11th और 12th में क्या डिफरेंस है, क्या हमने 11th में पढ़ा था और अभी क्या 12th में पढ़ रहे हैं। 11th में हमने सारे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन होते हैं, सेक्रेटरी कौन होता है, डायरेक्टर कौन होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होता है, सीईओ कौन होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ी है। कम्युनिकेशन स्किल तो दोनों में लेटर सेम है, सिर्फ अंदर का बॉडी एंड सब्जेक्ट अलग होने वाला है। डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेसेस देखे जो उसी से कॉमन था, यहाँ पे टोटली रिलेटेड टू मनी रहेगा कि मनी कैसे रेज होते हैं, कहाँ से कितने परसेंटेज में मिलते हैं, और उससे बिजनेस को क्या अफेक्ट करता है, कहाँ से कैसा पैसा कलेक्शन होता है और उसको फिर कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर सब्जेक्ट से। पहले आपका सब्जेक्ट का नाम ही सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, एक जो भी मेन बिजनेस ओनर होता है वो उसका एकदम की मैनेजरल पर्सन, वन ऑफ द मेन पर्सन होता है सेक्रेटरी, जो सारी चीज़ें हैंडल करता है। जैसे हमारे कॉलेज में हमारी वाइस प्रिंसिपल मैम होता है, क्या करना है, नोटिस देनी है, क्या करना है, सारी चीज़ का टाइम टेबल रेडी करना है, सारी चीज़ें करती है। वैसे ही सारे सेक्रेटरीज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम शॉर्ट समरी देख चुके हैं, अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करूँगी। और कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज लिखे हुए हैं। कैसे है, देखो हर कोई इतना इंग्लिश में प्रो नहीं होता है, किसी का इंग्लिश अच्छा होता है, किसी का शायद थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है। और हमें न्यू वोकेबलरी हमारे माइंड में लेनी ही चाहिए कि हम हमेशा वही के वही वर्ड यूज़ ना करें, थोड़े से अच्छे लेवल के वर्ड्स यूज़ करें तो वो इम्प्रेसिव भी लगते हैं पेपर में। और जो बुक में है तो सेम वर्ड यूज़ करोगे तो ज़्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं। तो वो कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज लगी है, जैसे वायबिलिटी मतलब कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुल। जो भी हम बिजनेस करेंगे वो वायबल होना चाहिए, मतलब ऑफकोर्स वो सक्सेसफुल होगा और आगे ग्रो करेगा बिजनेस, 4 दिन में बंद नहीं होगा वैसा। तो हमें वो जो वर्ड्स होते हैं टेक्निकल, वो थोड़े से नए नए पढ़ने चाहिए। हर बार सिर्फ वही लीव ग्रो वाले नहीं चलेंगे, 5th-6th स्टैंडर्ड वाले थोड़े से हाई लेवल के वर्ड्स भी आने चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने जो इस चैप्टर के बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ है वो लिखे हैं, आप उसको गो थ्रू करें, एक्सप्लेनेशन में तो आ ही जाएंगे वो वर्ड्स। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली तो आगे हमने बेसिक सारा सीख लिया है। हम विदाउट वेस्टिंग, मेरे 2-3 वीडियोज़ है उसमें सारा कवर है। अब सीधा हमारे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। देयर आर 2 डिसीजंस जो फाइनेंस मैनेजर को लेना चाहिए। व्हाट इज़ फाइनेंस डिसीजन, कहाँ से पैसा अरेंज करूँ कि मुझे सबसे सस्ता पड़े और दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर माई बिजनेस। मतलब कहीं पे 10% इंटरेस्ट पे डिबेंचर लूँ, या मैं मेरी ओनरशिप दे के शेयर्स दूँ, या मैं पब्लिक से फिक्स डिपॉजिट के थ्रू पैसे लूँ, कहाँ से पैसा लूँ जो मुझे सबसे बराबर पड़ेगा। जो कॉम्बिनेशन होगा, एक तो खुद का ओनर का कैपिटल होगा और जो कम पड़ेगा जो बाहर से लाना है, तो उसका रेशियो होना चाहिए। 100% में सिर्फ मेरा ओनरशिप का रखूँगी तो लॉस होगा, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा सा बाहर से भी हम बोरोड कैपिटल लाते हैं, तो उसका राइट कॉम्बिनेशन बनाना है फाइनेंस मैनेजर को फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के टाइम। और फिर वो पैसे आने के बाद आप वो पैसा कहाँ यूज़ करोगे, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है,
का आपके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा से अच्छा। अगर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब जहाँ से भी आपने पैसा अरेंज किया है, सपोज़ वो आपको 10% में पड़ रहा है, 10% पे पड़ रहे हैं पैसे, तो ऑफकोर्स आप कोई बिजनेस ऐसा करो जहाँ पे भी मार्केटिंग प्रोडक्शन में पैसा डालो, तो वहाँ से एटलीस्ट मिनिमम 12 to 13% रिटर्न्स आए। तो उसमें से 10% हमारा खर्चा हो जाता है, एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट या डिबेंचर में, तो 2-3% प्रॉफिट मिले, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं है बिजनेस करने का। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत ध्यान के लेना चाहिए कि हमने कहाँ यूज़ करना है वो पैसा। एंड लास्ट इज कैपिटल बजट। व्हाट इज़ कैपिटल बजट? जहाँ से भी पैसा लाया है और हम जहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं, बीच में जो मार्जिन होगा दैट इज़ प्रॉफिट। हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए हम वर्क ऑन करते हैं। नाउ व्हाट इज़ कैपिटल रिक्वायरमेंट? कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए क्या होगा? जब सबसे पहले तो मैं घर पे बैठी हूँ तो मुझे कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब मुझे बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो मुझे दिमाग में एक आइडिया आया कि हाँ हम एक बिज़नेस चालू कर सकते हैं। तो दिमाग में जब आइडिया जनरेशन होता है तो उसका हम वैलिडिटी देखेंगे। वैलिडिटी मतलब लॉ वगैरह सारी चीज़ों में वो क्या है, एक्सेप्टेबल है। इलीगल मैंने नहीं सोचा चोरी करने का वगैरह, वैसा नहीं। इट शुड बी वैलिडेटेड। गवर्नमेंट उस बिज़नेस को मानना चाहिए कि हाँ आप ये बिज़नेस कर सकते हो। वायबल होना चाहिए। वायबल मतलब क्या होता है कि वो आगे सक्सेसफुल होगा, लॉस नहीं, इम्पॉसिबल टाइप का नहीं है, जो पॉसिबल है और पॉसिबल के साथ वो सक्सेसफुल होने के चांसेस है, वैसी आइडिया होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो हमारी आइडिया वायबल है, पॉसिबल है, गवर्नमेंट के लॉज को कहीं पे ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो उस जनरेशन को फिर हम आगे रफ वर्क में सोचेंगे कि हाँ हम ये बिज़नेस कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कितना कैपिटल लगेगा उसके बारे में सोचेंगे। एक तो स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा लगेगा और कंटिन्यूटी लाइफ टाइम रखने के लिए कितना पैसा लगेगा। दैट आर 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल हमें सोचना पड़ेगा। एक साथ में बिजनेस स्टार्ट करते समय स्टार्टिंग में ही कितना पैसा लगेगा और उसको चलाने में कितना। सपोज़ अगर मैंने क्लासेस ओपन की, स्टार्टिंग में मुझे असेट खरीदने के लिए, बेंचेस लेने के लिए, रेंट के लिए, या फिक्स डिपॉजिट, पहले डिपॉजिट दूंगी फिर हर साल महीने रेंट दूंगी, तो स्टार्टिंग में उसको डिपॉजिट देने के लिए कितना पैसा लगेगा। और लाइफ टाइम खर्चा मतलब एवरी मंथली सैलरी देनी पड़ेगी एक्स्ट्रा प्रोफेसर्स को, या फिर मुझे सैलरी ये इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा, जो ऑन गोइंग हर बार खर्चा आने वाला है, दैट इज़ रनिंग बिजनेस, रनिंग कैपिटल। तो ये दोनों टाइप का कैपिटल कितना लगेगा वो हमें रफ शीट बनानी पड़ेगी, डेटा शीट। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में जो पैसा लगता है और रनिंग में, तो स्टार्टिंग में जो पैसा लगता है वो क्या, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स कैपिटल, जो स्टार्टिंग में मिलेगा। और ऑलमोस्ट अभी बेंच लाइए तो कल मुझे पैसे की ज़रूरत है तो मैं बेचूंगी नहीं, वो सीधा अगर मैं क्लासेस मेरा बंद करूँगी तो ही वो पैसा मेरा रिकवर होगा। तो जो भी पैसा स्टार्ट करने के लिए लगता है उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल, और वो हमें सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम ही रिफंड आ सकता है, बिगिनिंग में लगता है। या प्लस मुझे एक और ब्रांच ओपन करनी है, एक ब्रांच से लेकर दूसरी ब्रांच, एक और ब्रांच ओपन करनी है, एक्सपांशन चाहिए, तब मुझे फिर से फिक्स कैपिटल लग सकता है। उसके अलावा रनिंग में जो मंथली एक्सपेंसेस है, एम्प्लॉय को सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी, वो जो मंथली कितना हर महीने कितना खर्चा निकलेगा उसे बोलते हैं रनिंग एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं फिक्स कैपिटल। ना फिक्स कैपिटल कहाँ कितना लग सकता है, फिक्स कैपिटल नेचर कैसा है। अगर मेरा बिजनेस जो भी मैं स्टार्ट कर रही हूँ वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत बड़ा प्लांट और बहुत बड़ी बड़ी मशीनरीज लगती है, तो वहाँ पे मुझे कैपिटल। और पब्लिक यूटिलिटीज़ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, रोड, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स, तो वो सारी चीज़ों के अगर मैंने सोचा है बिज़नेस करने के लिए तो उसमें बहुत हाई कैपिटल लगेगा, बिकॉज इतना आसान नहीं है प्लांट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना। और लेकिन मैंने सिर्फ ट्रेडिंग के लिए सोचा है कि यहाँ से चीज़ लाके उधर बेचनी है, तो एक भाड़े से घर मैंने शॉप भी बना दी, तो उसमें मुझे कैपिटल कम लेगा। तो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस। और मैंने मैन्युफैक्चरिंग और पब्लिक यूटिलिटीज़ वो दोनों सोचे हैं, तो हमें कैपिटल ज़्यादा लगेगा स्टार्टिंग में। फिक्स कैपिटल स्टार्टिंग का बिजनेस, स्टार्टिंग का कैपिटल, नॉट ऑन गोइंग। स्टार्टिंग में बहुत सारे फिक्स असेट खरीदने पड़ेंगे तो मुझे हाई कैपिटल लगेगा। ठीक है, सेकंड इज साइज़ ऑफ कैपिटल। और मैं लार्ज स्केल पे कुछ भी चीज़ कर रही हूँ तो मुझे पैसा ज़्यादा लगेगा, और स्मॉल स्केल पे करूँगी तो पैसा कम लगेगा। जैसे मैं 10 लोगों का खाना बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा किराना लगेगा, और मैं 2 लोगों का खाना बना रही हूँ तो कम लगेगा। सेम वे, और लार्ज स्केल पे रहेगा तो फिक्स कैपिटल भी हाई लगेगा। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है, अगर मैं मोबाइल भी खरीद रही हूँ, तो मेरे को अगर आईफोन भी खरीदना तो ऑफकोर्स 50,000 लगेगा फ़ोन खरीदने के लिए, लेकिन मैं EMI पे लूँगी तो ऑफकोर्स मुझे हर महीने 6,000 ही भरना है, तो EMI में मुझे फिक्स कैपिटल कम लगेगा। लेकिन अगर मैं टोटली परचेज़ करना चाहती हूँ तो मुझे एक बार फिक्स कैपिटल हाई लगेगा। ठीक है, एक्विजिशन ऑफ ओल्ड असेट, यही अगर मुझे आईफोन चाहिए लेकिन मुझे EMI पे नहीं चाहिए, मैंने किसी से सेकंड हैंड में ले लिया तो मुझे 20-25 हज़ार में
मिल जाएगा। तो अगर मैं न्यू की जगह पे कोई ओल्ड असेट खरीद रही हूँ तो भी मुझे पैसा थोड़ा सा कम लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। ना ये चीज़ ध्यान से समझो, व्हाट इज़ अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर मुझे सपोज़ एक बड़ा ऑर्डर आता है, मेरे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहाँ पे मैं 5000 अम्ब्रेलाज ईजीली बना सकती हूँ, और उसके ऊपर अगर मुझे बनानी है तो मेरे यूनिट में कैपेसिटी नहीं है, मुझे एक और मशीन बड़ी ख़रीदनी पड़ेगी या मुझे और जगह लेनी पड़ेगी ख़रीदने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट लगेगा पैसे का। लेकिन मैंने क्या सोचा कि मुझे बार बार इतना बड़ा ऑर्डर नहीं आता है, तो मैंने अगर 10,000 का भी ऑर्डर आया तो मैं क्या करूँगी, 7,000 का भी ऑर्डर आया तो क्या करूँगी, 5000 यूनिट मेरे ही यहाँ पे बनाऊँगी, लेकिन 2000 का यूनिट का मैं क्या करूँगी, ऑर्डर किसी और अम्ब्रेला कंपनी को दे दूँगी। मैं सामने वाले से 120 रुपीज़ लूँगी और उससे 80 रुपीज़ में बनवा के ले लूँगी और मेरा बीच में प्रॉफिट मार्जिन कर लूँगी। बार बार बड़े ऑर्डर नहीं आते हैं तो कुछ सिर्फ 1-2 ऑर्डर के लिए मैं पूरा का पूरा नया एक्सपांशन का नहीं सोच सकती, तो मैं किसी और कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देके उससे काम करके ले लूँगी ताकि मेरे हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी ना जाए। तो अगर मैं सब कॉन्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे पैसा कम लगेगा, बाहर से मुझे बीच में मार्जिन मिल जाएगा, सिर्फ बाहर से ऑर्डर बनवा के लेना है और इधर देना है और बीच में प्रॉफिट लेना है। तो अगर सब कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ सब मैं ही बनाऊँगी तो मुझे पूरा नया प्लांट और एक बनाना पड़ेगा, तो मेरा फिक्स कैपिटल हाई लगेगा। नेक्स्ट इज़ एक्विजिशन एट कंसेशनल रेट। और हम जो भी फिक्स कैपिटल मतलब लैंड मशीनरी, अगर मैं लैंड भी खरीद रही हूँ मेरी बड़ी सी कोई यूनिट स्टार्ट करने के लिए और वो मुझे गवर्नमेंट स्कीम में मिल जाती है तो मुझे पैसा कम लगेगा, लेकिन मुझे स्कीम में नहीं मिला और मुझे एकदम मुंबई एरिया में ही खोलनी है तो ज़्यादा पैसा लगेगा। और गवर्नमेंट एकदम गांव में छोटे छोटे इलाके में वहाँ पे बहुत सब्सिडीज़ देते हैं और हमें सस्ते में मिलती है जगह। तो डिपेंड्स, अगर मैं कंसेशनल रेट पे मिलता है या ईएमआई पे मिलता है तो पैसा कम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं एडजस्ट करना, जैसा चाहिए वैसा ही चाहिए, हाई फाई सोसाइटी में चाहिए और सब्सिडीज़ वगैरह पे नहीं मिलना है तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल कंडीशंस। इंटरनेशनल कंडीशंस मतलब जहाँ पे भी वॉर होती है, कोविड होती है, कुछ भी इश्यूज़ होते हैं, हर कंट्री का एक दूसरे कंट्री के साथ थोड़ा सा तू मैं होता ही है, जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ होता रहता है कभी कभी, या यूक्रेन और रशिया में हो रहा है। तो क्या करेंगे कि वॉर, अगर मैं ऐसी कोई चीज़ बना रही हूँ जिसमें जो मेरा रॉ मटेरियल है मुझे वहीं से ख़रीदना है, लेकिन वहाँ पे उनके साथ मेरे पॉलिटिशियंस के साथ अच्छा नहीं चल रहा है हमारी कंट्री का, तो कल को उनके साथ ट्रेड बंद हो गया तो क्या करेंगे, रॉ मटेरियल नहीं तो मेरा बिज़नेस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा भी हिंट आया कि नहीं कुछ इश्यूज़ आ सकते 2-3 महीने के लिए, तो मैं 4-5 महीने के लिए जितना रॉ मटेरियल लगता है एडवांस में ही मंगवा के रख दूँगी। तो एक साथ में एडवांस में मंगवाने के लिए मुझे फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगेगा, हाई लगेगा। नेक्स्ट इज़ ट्रेंड इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब जो चीज़ आज चल रही है लेकिन हो सकता है कल नहीं चले, या जो चीज़ आज चल रही है कल और ज़्यादा चले, मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ आगे और स्कोप है उसका, धीरे धीरे बढ़ेगा स्कोप, तो मुझे फिक्स कैपिटल हाई लगेगा। एग्जाम्पल, आजकल इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बहुत चल रहे हैं, तो लोग हाइड्रोजन इंजन वाली, गैस वाली लेते, पेट्रोल वाली कार अभी बहुत कम हो गई है। जैसे पहले पेट्रोल वाली थी, उसके बाद सीएनजी वाली आई, सीएनजी के बाद अभी हाइड्रोजन आई। तो जैसे जैसे आप जिस बिज़नेस में कर रहे हो आगे उसका ट्रेंड बढ़ने वाला है, उसका सेल बढ़ने वाला है, तो ऑफकोर्स हमें कैपिटल थोड़ा हाई लगेगा। नेक्स्ट इज़ पॉपुलेशन ट्रेंड। ज़्यादा पॉपुलेशन है तो ऑटोमेटिकली सेल ज़्यादा होने वाला है, पॉपुलेशन कम है तो ऑफकोर्स सेल कम होने वाला है। ईस्ट में हमारा पॉपुलेशन बहुत कम है तो वहाँ पे सेल कम ही होगा, लेकिन मुंबई में रहेगा तो पॉपुलेशन बहुत हाई है तो सेल ज़्यादा होना ही है। नेक्स्ट इज़ कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर क्या चीज़ अभी प्रेफर कर रहे हैं, डिपेंड्स ऑन द मंथ, टाइमिंग, नेचर, उस हिसाब से भी सेल बढ़ता है। अम्ब्रेला जून में बहुत सेल बढ़ेगा बिकॉज अभी उनकी प्रेफरेंस है। मोबाइल हर किसी का कोविड में प्रेफरेंस हो गया था तो सेल बढ़ गया था, ठीक है। तो जैसा ट्रेंड चल रहा है, जिस चीज़ की नेसेसिटी जिस मंथ में आती है, विंटर में ऑटोमेटिक स्वेटर का सेल बढ़ेगा तो कंज्यूमर के प्रेफरेंस के हिसाब से भी डिमांड होगी। अगर अभी टी शर्ट्स बहुत ज़्यादा चलते हैं, टी शर्ट्स एंड जीन्स, कुर्ते बहुत कम चलते हैं, तो टी शर्ट एंड जीन्स का हाई रहेगा डिमांड। अगर डिमांड हाई है तो हमें उसका फिक्स कैपिटल भी हाई लगेगा प्रोडक्शन करने के लिए। एंड द लास्ट इज़ कॉम्पिटिटिव फैक्टर। अगर दो कंपनी सेम है, हाई अच्छे लेवल पे है, दोनों एक दूसरे को कंपटीशन देने के लिए बहुत ज़्यादा मार्केटिंग कर रही है, सेल दे रही है, और एक कंपनी ने अपना रेट कम कर दिया तो दूसरी कंपनी को भी रेट कम करना पड़ेगा। एक कंपनी ने अपना रेट या मार्केटिंग बढ़ा दी तो दूसरी कंपनी को भी अपना मार्केटिंग बढ़ाना पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव फैक्टर, अगर सामने वाला जितना भी कर रहा है उतना हमें भी करना पड़ेगा, तो फिक्स कैपिटल हाई रहेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा फिक्स कैपिटल रिलेटेड। नाउ इट इज़ वर्किंग कैपिटल। नाउ व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, एग्जैक्टली व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल।
जो कंपनी स्टार्ट होने के बाद उसको स्टेबल करने के बाद डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए जो पैसे लगते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। मतलब मंथली एक्सपेंसेस लेस देन 1 ईयर जो चीज़ के लिए खर्चा होता है दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, गुड्स अगर हमने उधार पे बेचे तो 2 महीने में पैसा आना ही है, तो वो वर्किंग कैपिटल हो गया। हमें किसी को 2 महीने में चुकाना है तो वो भी क्या हो गया, वर्किंग कैपिटल। जो लेस देन 1 ईयर के जो खर्चे होते हैं, पैसा इनकमिंग एंड आउटगोइंग लेस देन 1 ईयर के अंदर अंदर होने वाला है, उसे बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है, उसमें स्टॉक्स आ गए, डेटर्स आ गए, आपके बिल्स रिसीवेबल आ गए, और जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब उसमें 2 है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल? जब आपके जितना पैसा एक साल में आने वाला है, इनफ्लो जितना पैसा आने वाला है, करंट असेट, असेट मतलब पैसा आने वाला जहाँ से, असेट माइनस लायबिलिटी जिनको पे करना है, तो आने वाला माइनस देने का, तो जो बचेगा अमाउंट दैट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज़ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? सिर्फ जितना पैसा आने वाला है उसका मैंने कैलकुलेशन करके रखा, तो उसे बोलते हैं हम लोग ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब फैक्टर्स क्या, और इसे हम सर्कुलेटिंग कैपिटल भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल कब ज़्यादा लगता है, किनको ज़्यादा लगता है, किनको कम लगता है। ठीक है, व्हाट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल? सेम चीज़, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मेरा पब्लिक यूटिलिटीज़ था, मैन्युफैक्चरिंग था, स्टार्टिंग में बहुत पैसा लगेगा, लेकिन बाद में इतना नहीं लगेगा, सिर्फ लाइट बिल वगैरह थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा, ज़्यादा नहीं। अगर मैंने रोड भी बनवाया या तो मुझे रोड का स्टार्टिंग में बनाने के टाइम बहुत पैसा लगेगा, उसके बाद मेरा सिर्फ थोड़ा सा रिपेयरिंग खर्चा रहेगा, मंथली एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते। लेकिन लग्जरियस प्रोडक्ट होते हैं या ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं, उनको क्या होता है, उनको हर बार प्रोडक्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल लगता है। जैसे एग्जाम्पल हम वी कैन से कार का प्रोडक्शन करने के लिए हर महीने बहुत महंगा रॉ मटेरियल लगता है। लग्जरियस प्रोडक्ट जो भी रहेंगे जिनका रॉ मटेरियल ही बहुत महंगा आता है, गोल्ड सिल्वर से रिलेटेड जो ऑर्नामेंट वाली कंपनी रहेगी, तो उनके लिए भी वर्किंग कैपिटल हाई रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज साइज ऑफ बिजनेस। लार्ज स्केल पे है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, छोटी स्केल पे बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, दैट इज़ बट ऑब्वियस। नेक्स्ट इज वॉल्यूम ऑफ सेल, मतलब कितने यूनिट सेल हो रहा है। और आपका बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है तो पैसा बहुत ज़्यादा लगेगा, बिकॉज ज़्यादा सेल मतलब ज़्यादा रॉ मटेरियल, ज़्यादा एम्प्लॉय रखने पड़ेगा, हर चीज़ ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका सेल कम है, प्रोडक्शन कम है, तो एम्प्लॉय भी कम रखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सेल अगर कम है तो लो वर्किंग कैपिटल, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सेल हाई है तो हाई वर्किंग कैपिटल। प्रोडक्शन साइकिल में क्या होगा, रॉ मटेरियल ला के उसको फिनिश गुड्स करने में कितना पीरियड लगता है, कितना टाइम लगता है, दैट इज़ प्रोडक्शन साइकिल। कुछ चीज़ें 1 घंटे में बन जाती है, कोई चीज़ें 1 दिन लगाती है, कोई चीज़ 1 महीना भी लगाती है बनने के लिए। एग्जाम्पल प्रोडक्शन साइकिल, अगर हम FMCG प्रोडक्ट्स देखें, खाने पीने का, आपका कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, तो उसको टाइम कम लगता है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। लेकिन जिनका बनाने का प्रोसीजर में टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा लगता है, एग्जाम्पल कार हो गई, देन रियल पर्ल्स है, तो हम जो चीज़ होते हैं रियल पर्ल्स जो आते हैं समुद्र के अंदर के, तो उनको भी टाइम लगता है बनने के लिए, तो वो चीज़ें हैं जिनका प्रोडक्शन साइकिल लॉन्ग रहता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। नेक्स्ट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल 2 तरफ के होते हैं, एक तो बूम मतलब बहुत ज़्यादा सेल होना है, सबके पास बहुत पैसा है, वो लोग खर्चा करने से पहले सोचते नहीं है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, एक वो टाइम आता है। और एक रिसेशन टाइम आता है, जब मार्केट में पैसों की कमी है, लोगों के पास पैसों की कमी है, तो वो 4 बार सोचते हैं कि खर्चा करें या ना करें। जब अगर बूम साइकिल चल रहा है तो आपका सेल ऑटोमेटिक ज़्यादा होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर रिसेशन चल रहा है, सेल कम होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। एंड नेक्स्ट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ व्हाट इज़ क्रेडिटर्स? मैंने जिनसे रॉ मटेरियल ख़रीदा है और मुझे उनको पे करना है पैसा, मैंने किसी से उधार लाया है, मुझे उनको पैसा देना है। अगर सामने वाले ने मुझे बोला कि ठीक है पैसे लेके जाओ सामान, जब सेल होगा तब पैसा देना। अगर लीनियंट है, मुझे उसको आज के आज पैसा नहीं देना है, मेरा सेल होगा फिर धीरे धीरे पैसा देना है। और सामने वाला क्रेडिटर लीनियंट है, देखो इसमें ध्यान से सुनना, अगर जिनसे मैंने सामान लाया है अब मुझे उनको पेमेंट करना है रॉ मटेरियल का, ठीक है, उसने बोला जैसे जैसे आपका सेल होगा आपके पास पैसा आएगा तब देना, आराम से देना, कोई जल्दी नहीं है। और क्रेडिटर लीनियंट है तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अभी लेकिन वो बोलेगा नहीं, मुझे तो अभी के अभी कैश दो, तुम्हारा सेल से मुझे कोई लेना देना नहीं है, पहले रॉ मटेरियल चाहिए तो कैश लेके ही आओ, तो मुझे ऑन द स्पॉट पैसा अरेंज करके देना पड़ेगा, तो वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। ठीक है, लीनियंट है तो वर्किंग कैपिटल कम, लेकिन अगर वो स्ट्रिक्ट है तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हाई। और इसका एग्जैक्ट अपोजिट डेटर्स, ठीक है, टर्म्स ऑफ डेटर्स। अब डेटर्स क्या होता है,
जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनसे पैसा हमें लेना है, हमने उधार पे सामान बेचते हैं और फिर जहाँ से पैसा आना है, हम उनको बोलेंगे बेटा आराम से दे, जब देना है वो तब पैसा देना, कोई जल्दी नहीं है। तो क्या होगा, वो पैसा आराम से देगा, लेकिन मुझे तो कहीं ना कहीं आगे पे करना है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। लेकिन मैं स्ट्रिक हूँ कि नहीं, मुझे पैसा हो तो सामान लेके जा, वरना मत लेके जा। तो क्या होगा, मेरे पास ऑन द स्पॉट पैसा आएगा, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। चाहिए तो थोड़ा रिवाइंड करके ये दोनों चीज़ वापस पढ़ लेना, कंफ्यूज मत होना। क्रेडिटर्स रहेंगे, क्रेडिटर्स स्ट्रिक है तो वर्किंग कैपिटल हाई, डेटर्स स्ट्रिक मतलब डेटर्स जहाँ से पैसा आना है उनके साथ हम स्ट्रिक है तो वर्किंग कैपिटल लो। ज़रा ये आराम से समझ के लेना, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रोथ एंड एक्सपांशन। अगर मुझे मेरी एक ही दुकान है और मुझे उसका कुछ ग्रोथ नहीं करना है, तो जितना है उतने में मेरा पैसा, मैं मेरी दुकान चला लूँगी। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे 1 से 4 ब्रांचेस ओपन करनी है, मुझे एक्सपांशन करना है मेरे बिजनेस का, तो मैं क्या बोलूँगी, नहीं, मुझे पैसा बचाना है, वर्किंग कैपिटल बचाना है, री इन्वेस्ट करना है और ब्रांचेस ओपन करनी है। अगर मेरा ड्रीम्स बिग है, एक्सपांशन के ड्रीम्स है, तो वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। लेकिन मेरे ज़्यादा कुछ ड्रीम्स नहीं है, जितना है उतने में करना है, तो जितना वर्किंग कैपिटल है उतने में मैनेज हो जाएगा, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। लास्ट 2 पॉइंट्स इज मैनेजमेंट एबिलिटी। नाउ व्हाट इज़ मैनेजमेंट एबिलिटी? मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजर का काम होता है पैसा अच्छी तरह यूज़ करे, कहीं पे भी वेस्टेज ना हो। बाकी भी सारे जो मैनेजर्स होते हैं, प्रोडक्शन मैनेजर से लेके मार्केटिंग मैनेजर, आराम से सोच समझ के अगर पैसा यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी वेस्टेज नहीं है, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कम लेगा। लेकिन अगर सारे मैनेजर्स एकदम लीनियंट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रॉ मटेरियल ख़राब हो रहा है नया मंगवा लेंगे, वेस्टेज हो रहा है, क्योंकि हमारा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, मैनेजमेंट की एबिलिटी अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। अच्छी एबिलिटी, अच्छा मैनेजर लो, लेकिन मैनेजर ख़राब, बहुत वेस्टेज कर रहा है, बिगाड़ रहा है, वेस्टेज ऑफ मनी कर रहा है, तो वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। एंड द लास्ट इज़ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अगर बैंक जिनके साथ हम डील करते हैं, जहाँ पे हमारा करंट अकाउंट है, वो हमें अच्छे सी फैसिलिटीज़ देता है, अगर मेरा चेक भी आगे फॉरवर्ड कर देता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, कैश क्रेडिट फैसिलिटीज़ देता है, तो क्या होगा, मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। ना व्हाट इज़ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी? मेरे अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपया है, लेकिन मैंने एक 15,000 का चेक ड्रॉ कर दिया है और वो बैंक में आया, तो बैंक वाले ने बोला कि ठीक है, हम आपका चेक आगे फॉरवर्ड करते हैं, आप मुझे 4-5 दिन में पैसा अरेंज करके दे देना। और वो ऐसे उधार पे पैसा थोड़े दिन के लिए अरेंज करके दे रहा है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल एडजस्ट करने वाला नहीं है, तो मुझे ऑन द स्पॉट एक्स्ट्रा पैसे अकाउंट में रखने पड़ेंगे, बिकॉज बैंक वाला सपोर्टिव नहीं है, तो मुझे वर्किंग कैपिटल हाई लगेगा। अगर मुझे फैसिलिटीज़ मिल रही है बैंक से अच्छी, तो वर्किंग कैपिटल लो, लेकिन बैंक वाला नहीं एडजस्टिंग है, तो वर्किंग कैपिटल हाई। क्लियर? द लास्ट टॉपिक इज कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर मतलब उसका कैसा कॉम्बिनेशन बनाया है, 60-40, 50-50, 30-70, ऐसा कॉम्बिनेशन, मिक्सचर। अब जो भी कंपनी के पास कैपिटल होता है, जो भी कैपिटल मतलब पैसा, पैसे का स्ट्रक्चर किस फॉर्मेशन में है, किस स्ट्रक्चर में पैसा है, 2 टाइप के ही पैसे हो सकते हैं, या तो मैंने खुद के पैसे हैं या मैंने बाहर से अरेंज किए हैं, तो उन दोनों का मिक्सचर। मैंने 30% खुद के पैसे लगाए हैं, 70% बाहर से अरेंज किए, तो 30-70 का कॉम्बिनेशन किया है। मेरा खुद का पैसा मैंने बिजनेस में 50% लगाया और 50% बाहर से अरेंज किया है, तो 50-50 कितना पैसा खुद का लगाया है एंड कितना बाहर से बोरोड है, ओन प्लस बोरोड का जो कॉम्बिनेशन हम यूज़ करेंगे उसे बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ओन कैपिटल के अंदर वापस एक बार आप ये डायग्राम देखिए, जो सेकंड चैप्टर 2 में वापस रिपीट ही होने वाला है। या ओन कैपिटल में 2 हो सकता है, एक तो शेयर्स है और एक रिटेन अर्निंग्स है। और बोरोड में आप डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो, ADR GDR मतलब जो आगे हम बताएंगे, अमेरिकन से आउट ऑफ से पैसा जो अरेंज करके ले सकते हो वो, या ट्रेड क्रेडिट मतलब उधार पे क्रेडिट फैसिलिटीज़ ले सकते हो क्रेडिटर से, वो सारा बोरोड में चला गया। अभी हम फोकस करेंगे सिर्फ ओन कैपिटल। ओन कैपिटल के अंदर 2 होते हैं, एक तो शेयर्स होते हैं और दूसरा होता है रिटेन अर्निंग। ना व्हाट इज़ रिटेन अर्निंग? रिटेन अर्निंग क्या होता है? अगर मेरी कंपनी को 4-5 साल हो चुका है, हर महीने हर साल मुझे कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा सा प्रॉफिट में जमा हुआ है, थोड़ा 2 लाख 3 लाख, 2000 में 2 लाख जमा हो गया, 2001 में 2 लाख जमा हो गया, 2002 में 2 लाख, ऐसे करके थोड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जमा करके रखा है। सबको डिविडेंड वगैरह देके थोड़ा सा पैसा सेफ्टी के लिए साइड में भी रखा था।
उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। और अब मैंने सोचा कि हाँ अच्छा खासा 10-15 लाख रुपए जमा हो चुका है साइड में, और उसको मैं बिज़नेस में डाल सकती हूँ और यूज़ कर सकती हूँ। तो बिज़नेस का ही पैसा है, बिज़नेस का ही प्रॉफिट है, सबको डिविडेंड देने के बाद एक सेफ्टी के लिए साइड में जमा करके रखा था, ताकि अच्छा बड़ा अमाउंट होने के बाद हम यूज़ कर सकें। तो उसे बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज़ द ओनली वन इंटरनल सोर्स ऑफ अर्निंग, मतलब बिज़नेस के अंदर से ही पैसा निकला है। हमने 11th के बीके में देखा है, कंपनी अलग है, कंपनी के ओनर्स अलग है, ठीक है, जो चलाते हैं, लेकिन बिज़नेस के अंदर ही पैसा जमा हुआ है तो वो बिज़नेस का पैसा हुआ, ओनर्स नहीं है, ठीक है। तो बिज़नेस के अंदर जो पैसा जमा हुआ है और वो बिज़नेस का ही पैसा है, बिज़नेस में डाल रहे, तो दैट इज़ रिटेन अर्निंग। एंड नेक्स्ट इज शेयर्स। शेयर्स कैन बी ऑफ टू टाइप, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इसका डिटेलिंग सेकंड चैप्टर में है, इसका हम मोटा मोटा ऊपर से सिर्फ थोड़ा सा पढ़ के ले रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ definition, you can just see the definition। कैपिटल स्ट्रक्चर का मिक्सअप ऑफ वेरियस सोर्सेस ऑफ फंड्स इन डिजायर्ड प्रोपोर्शन। जिस प्रोपोर्शन में हम मिक्सअप करके ले रहे हैं ओन्ड एंड बोरोड का, वो मिक्सअप प्रोपोर्शन को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। नाउ इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी क्या होता है, जिनको हम ओनरशिप भी देते हैं, दोनों को ओनर्स बोलते हैं, प्रेफरेंस को भी, बट दे आर को ओनर्स, नाम के ओनर्स होते हैं। एक्चुअल ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी। अगर जब प्रॉफिट होता है तो सबसे पहले बाहर वालों को, आउटसाइडर्स को इंटरेस्ट दे दो, डिबेंचर्स, फिक्स डिपॉजिट, सबको। उसके बाद पहले प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड मिलेगा, लास्ट में अगर बचेगा तो ही इक्विटी वालों को मिलेगा, ठीक है। तो हर चीज़ में प्रेफरेंस, हर चीज़ में प्रायोरिटी किसको दे रहे हैं, प्रेफरेंस को। पहले सारे आउटसाइडर्स को देने के बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, और कंपनी बंद भी हो रही है तो आउटसाइडर को देने के बाद पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका पैसा देंगे, उसके बाद बचेगा तो हम लोग इक्विटी को देंगे। तो मेन चीज़ है, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड भी फिक्स रेट पे मिलता है। अगर 5% या 10% बोला है तो एवरी ईयर 10% मिलेगा, वो फ्लक्चुएटिंग नहीं मिलेगा। उनका मार्केट वैल्यू भी अगर 100 रुपीज़ पर शेयर है आज, तो आगे भी जाके वो 100 रुपीज़ पर शेयर ही होगा, तो उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। वो नाम के लिए को ओनर्स है, उनका जो वैल्यू होता है पर शेयर ना वो चेंज होता है, ना उनको डिविडेंड कितना देने वाले वो भी चेंज नहीं होता है। जस्ट सेम टाइप डिबेंचर्स होगा, बस उनको को ओनर्स बोलते हैं। और वो क्यों बोलते हैं वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको डिटेलिंग में बताऊँगी उसके लिए। नेक्स्ट इज इक्विटी। नाउ इक्विटी में कैसा है, वो जो मेन ओनर्स होते हैं, प्रमोटर्स हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिन्होंने खुद ने आइडिया जनरेट की है, जिनकी जान बसती है इस बिज़नेस में, वो मेन रियल मास्टर्स होते हैं जिन्होंने बिज़नेस लाया है। उनको सबको देने के बाद, इवन प्रेफरेंस को देने के बाद, डिविडेंड को सबको देने के बाद अगर पैसा बचेगा तो उनको मिलेगा, वरना उनको नहीं मिलेगा। वो रिस्क टेकर होते हैं, सारे डिसीजंस वो लेते हैं। डिविडेंड भी फ्लक्चुएटिंग रेट पे मिलता है। उनका मार्केट पर शेयर, जब स्टार्ट बिजनेस किया था तो 10 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से मैं भी स्टार्ट किया हो, लेकिन मार्केट में डिमांड सप्लाई से वो पर शेयर 22 रुपीज़ का भी हो सकता है, 8 रुपीज़ का भी हो सकता है। तो उनका कैपिटल अप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी होता है। मार्केट में उनका जो पर शेयर होता है वो चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आप अगर बैंक देखते हो, नीचे लाइनिंग में मार्केट के शेयर्स आते हैं इक्विटी के, CNBC वगैरह पे देखते हो, जो बार बार फ्लक्चुएट होते हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू, दैट इज़ इक्विटी शेयर्स। और उनको फ्लक्चुएटिंग रेट पे ही डिविडेंड मिलता है। प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा अल्टीमेट रिस्क बैरर कौन होते हैं, इक्विटी शेयर वाले, ठीक है। एंड दिस मच इज़ इनफ फॉर चैप्टर 1। आप थोड़ा गो थ्रू करो, बाकी तो ठीक है।